Hello guys, welcome to science classes. Today our topic will be discuss transport of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, किन किन तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है और किन किन तरीकों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है परिवहित होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है उसका परिवहन टिश्यू से एल्वुलाई की ओर होता है। मेनली जो हमारे ऊतक होते हैं उससे कहाँ होता है, एल्वुलाई। एल्वुलाई के बारे में आपको मैंने बताया था कि एल्वुलाई जो है वो क्या है, लंग्स की यूनिट इकाई है। इसका जो है परिवहन टिश्यू से एल्वुलाई की ओर होता है, जो कि कैसे होता है, 3 तरीकों से होता है। पहला होता है एस प्लाज्मा डिजॉल्व के रूप में, जो कि कितने परसेंट होता है, 5 to 7% होता है। दूसरा परिवहन जो होता है एस कार एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है, जो कि कितना होता है, 20 to 25% होता है। और तीसरा परिवहन जो होता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट जो होता है CO2 का, वो एस बाई कार्बोनेट के रूप में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा परिवहन होता है। और 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन एस बाई कार्बोनेट के रूप में होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, जो कि प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में कैसे CO2 का परिवहन होता है। तो जैसे ही CO2 मतलब टिश्यू की तरफ जो इंटरनल रेस्पायरेशन जो होता है उसके समय जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली ही CO2 गैस को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है ना। तो बाइंड करके क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और इस प्रकार जो है 20 to 25% जो है CO2 का परिवहन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अब आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है CO2 से कैसे बाइंड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हीमोग्लोबिन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बाइंड होके क्या बना रहा है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। ओके, अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा CO2 का परिवहन जो है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया आपको कि सबसे ज़्यादा CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है, जो कि कितना होता है, 70% होता है। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है CO2 जो है कहाँ से कहाँ की ओर जाती है, तो टिश्यू से लंग्स की ओर जाती है और परिवहित होती है, जो कि कितनी होती है, 70% होती है। मेनली बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन का जो है यूज़ करते हैं। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल की प्रेजेंस में कार्बनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति में क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है। और फिर यह H2CO3 जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है रिलीज हो जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उसकी मेन भूमिका होती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो CO2 परिवहित होती है उसमें। ये आपको याद रखना होगा कि कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है मेनली हेल्प करता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जब CO2 परिवहित होती है तब। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की जो मात्रा होती है वो ब्लड के RBC में ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू प्लाज्मा की, तो जिसके कारण जो है बाइकार्बोनेट आयन भी ब्लड के RBC में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ पे बताऊंगी डायग्राम के माध्यम से कि बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन में क्या क्या एक्सचेंज होते हैं और क्लोराइड शिफ्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला RBC मतलब कि रेड ब्लड कार्पल और दूसरा है प्लाज्मा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट आयन जो है ब्लड के RBC में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्लाज्मा जो है उसमें क्या प्रेजेंट है,
NaCl सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जो कि डिवाइड होकर क्या बना रहा है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा प्रेजेंस होने के कारण ब्लड के आरबीसी में ये कहाँ मूव करते हैं, ब्लड के आरबीसी से प्लाज्मा की ओर मूव करते हैं। तो ब्लड के आरबीसी से जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा की ओर मूव करते हैं तो प्लाज्मा में जो है बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे आयनिक इक्विलिब्रियम क्या डिस्टर्ब हो जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, बिगड़ जाता है। इसी आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उतनी ही मात्रा में क्लोराइड आयन जो है कहाँ मूव करते हैं, प्लाज्मा से जो है ब्लड के आरबीसी में मूव करते हैं, जिससे दोनों का इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन बना रहता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, या इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। और ये CO2 आप देख रहे हैं, ये CO2 जो है वो टिश्यू में मुक्त हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसी का हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्टिंग पढ़ेंगे कि रिवर्स क्लोराइड शिफ्टिंग में क्या होता है। बिल्कुल क्लोराइड शिफ्ट का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। जस्ट अपोजिट मतलब कि जैसा कि क्लोराइड शिफ्ट में आपने देखा कि जो है आरबीसी में बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा प्रेजेंट थे, प्लाज्मा में जो है क्लोराइड आयन थे, तो क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में जा रहे थे। अब आरबीसी में आप देखेंगे कि आरबीसी में जो है क्लोराइड आयन की संख्या ज़्यादा है और प्लाज्मा में जो है बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है फिर से अब यहाँ पे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन जो है ज़्यादा संख्या में प्रेजेंस होने के कारण फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण जो है प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन कहाँ की ओर जाएंगे, आरबीसी की ओर, ब्लड के आरबीसी की ओर जो है जाएंगे। और क्लोराइड आयन जो है कहाँ मूव करेंगे, ब्लड के आरबीसी से फिर से प्लाज्मा की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और इस वाली प्रोसेस में जो है क्या होता है कि H+ आयन SCO3 बाइकार्बोनेट आयन से जो है क्रिया करके H2CO3 बनाता है। H2CO3 डिसोसिएट होके H2O और CO2 गैस मुक्त करता है, जो कि कहाँ मुक्त हो जाती है, हमारे लंग्स एल्वुलाई में जो है मुक्त हो जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।